Hello and welcome back to my channel PhD Guruji. This is राहुल ममगई वंस अगेन। आज की जो क्लास है वो 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है। अध्याय 4 चैप्टर 4 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स दिव्यांग। तो इसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो हैं अनुकूलित शारीरिक शिक्षा, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरा ओलंपिक, डीफ ओलंपिक, एकीकृत शारीरिक शिक्षा की अवधारणा व जरूरत, समावेश की अवधारणा, आवश्यकता और क्रियान्वयन तथा विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए विभिन्न पेशेवरों की भूमिका। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा क्या है? व्हाट इज अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन? इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा खेलकूद तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों का रूपांतरित कार्यक्रम होता है जो असमर्थ अथवा विकलांग विद्यार्थी अथवा व्यक्तियों की रुचियों, क्षमताओं तथा सीमाओं को ध्यान में रखकर चलाया जाता है। खेलकूद तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियां जो हैं उनका ये रूपांतरित कार्यक्रम होता है। थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होती हैं इसमें चीज़ें, जो कि उन व्यक्तियों के लिए हैं जो कि शारीरिक रूप से असमर्थ हैं, विकलांग हैं, और ये कार्यक्रम उनका जो इंटरेस्ट है, जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एबिलिटीज़ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको ध्यान में रखकर चलाया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो भी फिटनेस प्रोग्राम्स हैं वो विकलांग व्यक्तियों के लिए भी होने चाहिए ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएँ और उनको भी मोटिवेशन मिलता रहे, इसलिए ये कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पिछली शताब्दी में असमर्थ विद्यार्थियों की विशेष शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न नाम सुझाए गए, जैसे कि सुधारात्मक शिक्षा, करेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, उपचारात्मक शारीरिक शिक्षा, रेमेडियल फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक चिकित्सा फिजिकल थेरेपी, विकासात्मक शारीरिक शिक्षा, डेवलपमेंटल फिजिकल एजुकेशन व व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा, इंडिविजुअल फिजिकल एजुकेशन आदि। सन 1947 में आफर नामक संगठन ने असमर्थ बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा की पहचान के लिए सबसे अधिक स्वीकार्य शब्द के निर्धारण हेतु एक सर्वे किया, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक स्वीकार्य शब्द अनुकूलित शारीरिक शिक्षा अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन था, और तब से इनका नाम अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन ही रखा गया। अब अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का एक उप विषय है। जो व्यक्तिगत विशिष्टता से युक्त कार्यक्रम ऐसे विद्यार्थियों के लिए विकसित किया गया है जिन्हें शारीरिक शिक्षा के एक विशिष्ट ढंग से निर्मित कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इन कार्यक्रमों में शारीरिक पुष्टि, गामक पुष्टि जो मोटर फिटनेस है, मौलिक गामक कौशल व नमूने जो पैटर्न्स होते हैं, जलीय कौशल एक्वेटिक स्किल्स हैं, नृत्य कौशल जो डांस स्किल हैं, डांसिंग स्किल्स हैं, व्यक्तिगत व सामूहिक खेल आदि शामिल किए जाते हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा असमर्थ बच्चों के लिए सुरक्षित, व्यक्तिगत रूप से संतुष्टिदायक और शारीरिक क्रियाओं से संबंधित सफल अनुभवों को प्रदान करती है। इसका प्रयोग शिशुओं के लिए भी किया जा सकता है क्योंकि उनको भी अपने प्रारंभिक अवस्था में हस्तक्षेप संबंधी सेवाओं की शारीरिक, ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव जिसे कहते हैं रिलेटेड टू योर माइंड, संरचनात्मक, सामाजिक व भावनात्मक विकास संबंधी विलंबों के कारण आवश्यकता होती है। तो अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं? एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। फर्स्ट वन है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की आवश्यकताओं और रुचि के अनुरूप सचल कौशलों तथा खेलों के विशेष विद्यालय कार्यक्रम बनाना है। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य सभी प्रकार के छात्रों के लिए सचल कौशलों का विकास करना है, जो कि भागीदारी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों में सुधार करते हैं। थर्ड वन है संचलन और सचल कौशलों में दक्षता का विकास, खेल के नियमों और रणनीतियों को सीखना और खेल व्यवस्थाओं में उनके उपयोग को प्रदर्शित करना, छात्रों के सामाजिक कौशलों, समूह में भाग लेने, समाज में सक्रिय कार्य के संगठन का विकास है,
छात्र को नियमित शारीरिक योग्यता के महत्व को समझाना कि शारीरिक योग्यताओं के क्या महत्व होते हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम शारीरिक गतिविधि और व्यक्तिगत योग्यता के महत्व पर भी जोर देना है। 8th वन है खेलों में भागीदारी के द्वारा खिलाड़ी में खेल भावना को बढ़ाना। 9th वन मनोवैज्ञानिक और मानसिक कार्याकरण में सुधार करना है, जिससे बच्चों में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दक्षता की भावना बढ़ती है। जनरली जब हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई खेल खेलते हैं तो उससे जो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दक्षता है, उसकी भावना, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, मेंटल टफनेस है, फिजिकल फिटनेस है, ये इन्हेंस होती हैं, ये इंक्रीज होती हैं। अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे चिकित्सा परीक्षण, मेडिकल चेकअप। बिना चिकित्सा परीक्षण के किसी को भी यह पता नहीं चल सकता कि विद्यार्थी किस प्रकार की असमर्थता का सामना कर रहा है। इसलिए करिकुलम रूपरेखा निर्धारित करने से पहले बच्चों का डॉक्टरी परीक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। तो जब तक मेडिकल चेकअप नहीं होगा किसी बच्चे का, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये किस डिफॉर्मिटी से, किस डिसऑर्डर से गुजर रहा है। तो इसीलिए मेडिकल चेकअप क्या है, ज़रूरी है। रुचि अनुसार कार्यक्रम, इंटरेस्ट बेस्ड प्रोग्राम। एक अच्छा कार्यक्रम बनाने के लिए अध्यापकों को विद्यार्थी की सीमाओं, रुचियों, स्वाभाविक अभिवृत्तियों आदि के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो कि बच्चों का इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से जो कार्यक्रम है वो निर्धारित किए जाने चाहिए कि बच्चों का किस क्षेत्र में वो किस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं। वो आर्ट में इंटरेस्टेड हैं, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, खो खो में इंटरेस्टेड हैं या बास्केटबॉल में इंटरेस्टेड हैं। तो इस प्रकार से भी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए। थर्ड वन है आवश्यकताओं के अनुरूप उपकरण, इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड। विद्यार्थी की असमर्थता के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि दृष्टि दोष से ग्रस्त विद्यार्थी को ऐसी गेंद देनी चाहिए जिसमें घंटियां बंधी हों, ताकि जब वह बॉल फर्श पर लुढ़के तो आवाज़ उत्पन्न करे और विद्यार्थी आवाज़ सुनकर बॉल की दिशा व दूरी को समझ सकें। यहाँ पे जो इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड है वो ये है कि बच्चों की असमर्थता के अनुसार ही इक्विपमेंट होने चाहिए। जैसे कि क्रिकेट में जो बैट है उसकी जो विड्थ है उसको बढ़ा सकते हैं, या लेंथ है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और भी जो गेंद से रिलेटेड हैं, जो बॉल से रिलेटेड हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। थोड़ी सी हल्की बॉल बना सकते हैं, तो थोड़ा सा बड़ी कर सकते हैं। फोर्थ वन है उचित वातावरण, प्रॉपर इन्वायरमेंट। किसी भी प्रकार की अक्षमता से ग्रस्त विद्यार्थियों को खेलने के लिए अलग से क्षेत्र दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह सामान्य विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक समय लेते हैं तथा बीच बीच में उन्हें विश्राम की आवश्यकता भी होती है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण को अच्छा बनाने हेतु ध्वनि तथा प्रकाश की भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर इन्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पे कि उनको अलग से ग्राउंड देना चाहिए, क्योंकि वो अधिक समय लेते हैं और बीच बीच में वो रेस्ट भी लेते हैं, क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, थोड़ा सा दिव्यांग हैं और शारीरिक रूप से थोड़ा सा असक्षम है। फिफ्थ वन है शैक्षिक युक्तियों की विविधता, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। भिन्न भिन्न प्रकार की शैक्षिक युक्तियों जैसे शाब्दिक, दृष्टि संबंधी व समकक्षी शिक्षण आदि का विविधता के लिए प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को स्वयं ही सीखना प्रारंभ करने व स्वतंत्र होने के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। अलग अलग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए जितने भी इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम हैं उनमें, ताकि बच्चे खुद से भी सीखें और टीचर से पूछने में भी वो पीछे ना रहें। आवश्यकताओं अनुसार नियमों में संशोधन, रूल्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। नियमों को विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। किसी विशेष कौशल को सीखने के लिए उन्हें अतिरिक्त मौके दिए जाने चाहिए। सामान्य विद्यार्थियों के मुकाबले उन्हें 1 अंक की अपेक्षा 2 अंक प्रदान किए जा सकते हैं। किसी क्रिया को करने के समय में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त समय या अतिरिक्त विश्राम भी दिया जा सकता है। रूल्स मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड्स, इसका मतलब है यहाँ पे कि जितने भी नियम हैं उनको सामान्य विद्यार्थियों के
को हटा के थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस देनी चाहिए। और स्पोर्ट्स में बात करें तो जैसे कि क्रिकेट में बात करते हैं कि बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो उनके लिए हम छोटी भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे उनको कोई क्विज करवा रहे हैं तो उसमें उनको अतिरिक्त समय दिया जाए, उनको कोई रेस करवा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा उन्हें अतिरिक्त टाइम दिया जाए, समय दिया जाए, विश्राम दिया जाए, जिससे कि वो अच्छे से उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। यह एक चिंता का विषय है कि बहुत से विद्यालयों में असमर्थ विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अनुकूलित शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों को स्थापित व संचालित करने का यही उपयुक्त समय है, क्योंकि प्रत्येक असमर्थ विद्यार्थी को अपने सर्वांगीण विकास के लिए अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। इसके बाद बात करते हैं अनुकूलित शारीरिक अनुकूलित शारीरिक खेल को बढ़ावा देने वाले संगठन कौन कौन से हैं। तो इसमें सर्वप्रथम है विशेष ओलंपिक भारत, पैरालंपिक, डीफ ओलंपिक, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग अडेप्टिव फिजिकल स्पोर्ट्स, स्पेशल ओलंपिक भारत, पैरालंपिक, डीफ ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक भारत क्या है? स्पेशल ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संघ के तत्वाधान में भारत में चलाया जा रहा एक ऐसा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों एवं वयस्कों के जीवन को बदलने के लिए खेलों को एक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करता है। जो भी मेंटली रिटार्ड हैं, जो बौद्धिक रूप से विकलांग हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम है बेसिकली। स्पेशल ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी की बहन यूनिस कैनेडी श्राइवर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। जो स्पेशल ओलंपिक होता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक है स्पेशल ओलंपिक, वो मेंटल रिटार्ड पर्सन्स के लिए है और उनकी जो फाउंडर हैं वो हैं यूनिस कैनेडी श्राइवर। उनका मानना था कि बराबर अवसरों व अनुभवों के साथ बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त लोग भी काफ़ी अधिक प्राप्त कर सकते हैं, अपेक्षाकृत जैसा संभवतः उनके बारे में सोचा जाता है। उसे यह विश्वास था कि बौद्धिक रूप से असमर्थ या अशक्त बच्चे अपवाद स्वरूप या विशेष एथलीट खिलाड़ी बन सकते हैं तथा खेलों के द्वारा वे अपनी संभावित वृद्धि व विकास को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में स्पेशल ओलंपिक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय खेल महासंघ है, जिसका मुख्य कार्य भारत में विशेष ओलंपिक कार्यक्रम आयोजित करना है। इस संस्था के अनुभव तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी उपस्थिति के कारण ही भारत सरकार ने इसे देश के बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। यह एक नामित नोडल एजेंसी के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करती है, जहां हमारे देश के बौद्धिक रूप से असक्षम या अक्षम लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। भारत में स्पेशल ओलंपिक इंडिया की शुरुआत वर्ष 1987 में 37,546 पंजीकृत एथलीटों के साथ की गई। वर्ष 2001 में इसका नाम बदलकर स्पेशल ओलंपिक भारत कर दिया गया। तब से एयर मार्शल डेंजिक किलोर की अध्यक्षता में स्पेशल ओलंपिक भारत ने सफलता के कई कीर्तिमान स्थापित किए। वर्तमान में यह 8,50,000 पंजीकृत एथलीटों के साथ बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए देश के सबसे अच्छे खेल कार्यक्रमों में से एक है। तो ये बहुत अच्छी बात है मेंटल रिटार्ड पर्सन्स के लिए। स्पेशल ओलंपिक भारत का लक्ष्य, एम ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। स्पेशल ओलंपिक भारत का मुख्य लक्ष्य बौद्धिक अयोग्यताओं या असमर्थताओं वाले बच्चों व वयस्कों के लिए खेल प्रशिक्षण तथा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक पुष्टि को विकसित करने, हौसले का प्रदर्शन करने, खुशी का अनुभव करने, उपहार बांटने में भाग लेने, अपने परिवारों एवं अन्य ओलंपिक से मित्रता करने में निरंतर अवसर प्रदान करना भी है। तो स्पेशल ओलंपिक का लक्ष्य क्या है कि वो जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनकी शारीरिक पुष्टि को विकसित करने में, हौसले का प्रदर्शन करने में वो मोटिवेट करें, खुशी का इजहार करें, वो अनुभव करें, उपहार बांटने में भाग लें। ये सारा इन्वायरमेंट उनको प्रदान करना ही स्पेशल ओलंपिक भारत का मुख्य लक्ष्य है। स्पेशल ओलंपिक की शपथ क्या है? मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर या वीर होने दो। उपलब्धियां क्या हैं? स्पेशल ओलंपिक भारत वर्ष 2002 में विभिन्न प्रकार की असमर्थताओं से ग्रस्त बच्चों एवं वयस्कों के लिए
कई स्थानीय, जिला, राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। यह संघ सन 2013 तक 7 वर्ल्ड समर गेम्स व 5 वर्ल्ड विंटर गेम्स में अब अनेक एथलीट भेज चुका है। इन खेलों में हमारे देश के एथलीट्स कई पदक जीत चुके हैं। पैरालंपिक गेम्स क्या हैं? विकलांग व्यक्तियों का खेलों में भाग लेना कोई नई बात नहीं रही है। यह तो पिछले 100 सालों से चला आ रहा है। वर्ष 1988 में बर्लिन, जर्मनी में बहरे लोगों के लिए पहले स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की गई थी। विकलांग खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों में पैरालंपिक अभियान शुरू होने से पूर्व ही भाग लेना शुरू कर दिया था। ऐसा करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन थे? जर्मन अमेरिकन जिम्नास्ट जॉर्ज आइजर थे, जिन्होंने 1904 ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। इनका एक पैर क्या था? कृत्रिम था, आर्टिफिशियल था। हंगरी के करोली टकास थे। उन्होंने 1948 व 1952 के ग्रीष्म ओलंपिक में निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया था। जिनकी दाईं बाजू कटी हुई थी, इसलिए उन्होंने बाईं बाजू से क्या लगाया था? निशाना लगाया था। पोलियो से ग्रस्त खिलाड़ी थे लीज हार्टेल। उन्होंने घुड़सवारी की प्रतियोगिता में भाग लिया और रजत पदक क्या किया था? हासिल किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकलांगों द्वारा बड़े पैमाने पर खेलों में भाग लिया जाने लगा। उस समय इस प्रकार के खेलों का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में विकलांग हुए सिपाहियों और आम नागरिकों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना होता था। वर्ष 1944 में ब्रिटिश सरकार के आग्रह पर डॉक्टर लुडविग गटमैन ने ब्रिटेन में रीढ़ की चोटों के उपचार के लिए पहले हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। फिर समय के साथ साथ इन चोटों से ग्रस्त व्यक्तियों को चोटों से उबारने के लिए प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न खेलों ने धीरे धीरे मनोरंजक खेलों का और फिर समय के साथ साथ प्रतिस्पर्धी खेलों का रूप ले लिया। पहले ये चोटों से उबारने के लिए खेले जाते थे, फिर मनोरंजक खेलों के रूप में खेले जाने लगे और फिर कंपटीशन के रूप में खेले जाने लगे। पैरालंपिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द पैरा से हुई है, जिसका अर्थ होता है समरूप, अर्थात पैरालंपिक खेलों को ओलंपिक खेलों के रूप के समरूप ही माना गया है। यह शब्द ओलंपिक तथा पैरालंपिक आंदोलनों की समरूपता को भी दर्शाता है। 29 जुलाई 1948 को लंदन ओलंपिक खेलों की शुरुआत के दिन डॉक्टर गटमैन, जिन्हें पैरालंपिक खेलों का जनक भी कहा जाता है, ने पहली बार व्हील चेयर एथलीट के लिए प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया था, जिसे उन्होंने स्टॉक मैंडविले खेलों के नाम से संबोधित किया। यह खेल पैरालंपिक खेलों के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। इन खेलों में कुल 16 विकलांग खिलाड़ियों ने, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, तीरंदाजी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। 1952 में इन खेलों का फिर से आयोजन किया गया, जिसमें हॉलैंड के पूर्व सैनिकों ने भी भाग लिया। इसी साल से इस खेल प्रतियोगिता का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक मैंडविले खेल कर दिया गया। यही खेल आगे चलकर वर्ष 1960 में आयोजित प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो क्वेश्चन आएगा, प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स कब हुए? तो उसका आंसर होगा 1960। प्रथम पैरा ओलंपिक खेलों में कुल 23 देशों ने के 400 विकलांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। तब से यह खेल हर 4 वर्ष के अंतराल पर नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 1976 में कनाडा के टोरंटो शहर में आयोजित एक बैठक में विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय विषमताओं से ग्रस्त कई समूहों ने एक संगठित समूह का बनाने का निर्णय लिया। इसी दौरान विकलांग खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसी वर्ष पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार शीत खेल का आयोजन स्वीडन में किया गया। पैरालंपिक आंदोलन को और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए 22 सितंबर 1989 को जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ की स्थापना की गई। वर्ष 1988 में सियोल, कोरिया में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों तथा 1992 में फ्रांस में आयोजित शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन उन्हीं शहरों में स्थानों पर किया जाता है जहां पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संघ के बीच हुए करार के चलते संभव हो पाया है। इसका मतलब है कि जैसे 2016 में रियो डी जेनेरियो में समर ओलंपिक्स थे, तो वहीं पे जो समर पैरालंपिक्स होंगे वो भी रियो डी जेनेरियो में ही हुए। तो इस प्रकार का ये दोनों जो समितियां थी, दोनों जो संघ थे, उनके बीच में जो करार हुआ है उसके मद्देनजर रखते हुए इसको ऐसा रखा गया है। पैरालंपिक अभियान का मुख्य उद्देश्य स्पिरिट इन मोशन है। लाल, नीला और हरा रंग
जो लगभग सभी देशों के झंडे में मुख्य रूप से होता है, उन्हें पैरालंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। झंडे के रंगों की आकृति बनावट को एक्विटो अर्थात आई मूव कहते हैं। यह नाम रंगों की अर्धचंद्राकार विषम बनावट के रूप में होने के कारण विशेष रूप से पैरालंपिक अभियान के लिए दिया गया है। 3 एगिटोस मिलकर एक केंद्रीय बिंदु बनाते हैं और इस बात का प्रतीक है कि खिलाड़ी पृथ्वी के हर कोने में आकर यहाँ एकत्रित होता है। तो ये देखिए आप यहाँ पे इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी प्रतीक चिन्ह है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। यह पैरालंपिक खेलों को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन करती है। यह 9 खेलों के लिए विश्व चैंपियनशिप व अन्य प्रतियोगिताओं का पर्यवेक्षण व समन्वय करती है। इस समिति का उद्देश्य पैरालंपिक एथलीट को खेलों में श्रेष्ठता की प्राप्ति के योग्य बनाना तथा विश्व में को प्रेरित एवं उत्तेजित करना है। 22 सितंबर 1989 को स्थापित की गई इस समिति का मुख्यालय वॉन, जर्मनी में है। ये क्वेश्चन भी आपके पास में आ सकता है। इसका मुख्य लक्ष्य किसी भी रूप से अशक्त, असमर्थ या अविकसित लोगों के लिए पर्याप्त खेल अवसरों का विकास करना है। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।